हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नीम सिंह। कल बच्चों मैंने आपको यूपी पुलिस का सिलेबस बताया था डिटेल में, और आज हम एक नया टॉपिक भी पढ़ाएंगे और उससे पहले एक कंप्यूटर का टॉपिक भी पढ़ाएंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि अभी जो करंट में वैकेंसी आने वाली है 10-5 दिन के अंदर ही वो दिल्ली पुलिस की आने वाली है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके कंप्यूटर का टॉपिक भी करा देंगे साथ साथ में, और साथ साथ में हम आपकी रीजनिंग भी करा देंगे टोटल। ठीक है, यानी जितने भी टॉपिक हैं धीरे धीरे सारे टॉपिक कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। अब ये जो टॉपिक है बच्चे, वो कंप्यूटर के अंदर जो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है बेटा, वो एमएस ऑफिस का रहता है। अगर बच्चे हम इसके वेटेज की बात करें, तो अगर हम बेटा बात करें यहां पर, तो अगर यूपी पीसीएल में कम से कम 25 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के अंदर। अकाउंट ऑफिसर के अंदर भी यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं केवल इसी टॉपिक से, एक एमएस ऑफिस से। और बच्चे दिल्ली पुलिस में बात करें तो वहां से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे आपके डीपी। तो 10 प्रश्न आपके यहां से पूछे जाते हैं कंप्यूटर के। तो अगर हम बात करें एमएस ऑफिस के, तो लगभग 2-3 प्रश्न या 3 प्रश्न तो आराम से एमएस ऑफिस से मिल जाएंगे। यानी टोटल कंप्यूटर के आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 3 से 4 प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे एमएस ऑफिस से। अगर अभी जो करंट में एग्जाम चल रहा है केवीएस का, तो केवीएस में भी बच्चे आपका 20 नंबर का कंप्यूटर है, जिसमें अगर देखोगे आप तो 4 से 5 प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे आपको एमएस ऑफिस से। तो आप देख रहे हैं कितना वेटेज है। और भैया जो भी यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहा है, तो बच्चे मैं उसको बता दूं कि कंप्यूटर आपके लिए तो सबसे ज्यादा मेन है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक कंप्यूटर पास नहीं करोगे तब तक आगे आपकी कॉपी भी चेक नहीं होती। और अभी जो आपके एग्जाम है वो 2 एग्जाम है यूपीपीसीएल के अंदर, 2 नहीं 3 है, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, और उसके बाद टीजी2। तो इन तीनों में ध्यान में रख करके ही हम इन चीजें स्टार्ट करेंगे आपकी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर आपके तीनों एग्जामों को लेकर के चलेंगे हम यूपीपीसीएल में, असिस्टेंट, डबल ए, एओ और टीजी2। ठीक है ना बच्चे। तो इसमें जितना आपका कंप्यूटर आता है सबसे ज्यादा वेटेज आपका एमएस ऑफिस का रहता है। अब बात करते हैं एमएस ऑफिस में, तो आगे देखेंगे बच्चे हम यहीं पर कि एमएस ऑफिस के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है बच्चे, एक बात देखना। तो एमएस ऑफिस के अंदर 3 टॉपिक होते हैं बच्चे आपके, कि आपको सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है बच्चे, वो एमएस एक्सेल पूछा जाता है। अभी करंट में जो आपका अभी लास्ट ईयर हुआ था एग्जाम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का, तो मेरे भाई यहां से 11 क्वेश्चन थे आपके केवल एमएस एक्सेल से। और इसके बाद इसका दूसरा टॉपिक होगा बच्चे, वो होगा एमएस वर्ड। अब सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़िएगा एमएस एक्सेल को, और जब एमएस एक्सेल को आप जब खत्म कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि एमएस वर्ड को 2 भी दिन लगेंगे आपको आराम से, क्योंकि वही सारी चीजें होती हैं, थोड़े बहुत पॉइंट आपके बदले जाते हैं, वो हम आपको बता ही देंगे। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें तो तीसरा होता है आपका इसी के अंदर एमएस पावर पॉइंट। यही पूछे जाते हैं, होते तो और भी हैं, लेकिन उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके पूछे नहीं जाते हैं। तो भैया अगर एमएस ऑफिस की बात करें, तो जो ध्यान में रख करके हम पढ़ा रहे हैं बच्चे, वो आपको बता दें कि डीपी यानी दिल्ली पुलिस, और यूपीपीसीएल, डबल ए इसका मतलब असिस्टेंट अकाउंटेंट, यानी एओ यानी अकाउंट ऑफिसर, इसमें ध्यान में रख करके हम एमएस ऑफिस इसी हिसाब से पढ़ाएंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न बाहर ना निकल जाए। और जब हम टॉपिक पढ़ा देंगे बच्चे, तो उसके बाद आपके सभी प्रश्न भी यहीं कराएंगे। मान लो अगर एमएस एक्सेल आपका कंप्लीट करा दिया 4-5 क्लास के अंदर, तो जब आपका एमएस ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा, एमएस एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके सारे प्रश्न जो भी एग्जाम में आए हुए, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे वो आप एसएससी में आए हुए हो, चाहे वो आपके रेलवे में आए हुए हो, और चाहे यूपीपीसीएल के किसी भी एग्जाम में आए हुए हो, अगर वो एमएस एक्सेल से आए हुए हैं, तो वो सारे प्रश्न आपके यहां पर होंगे और हम 1 बाय 1 करके समझाते चलेंगे। अगर हमने जो बुक देखी है उसमें क्या था कि एक ही प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो एक बुक के अंदर एक ही टाइप के 10-10, 12-12 प्रश्न दिए हो, तो वहां से हमने एक प्रश्न को उठाया है और लिख रखा है नीचे कि ये वाला प्रश्न किस किस एग्जाम में, किस किस डेट में, किस किस शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये सारी चीजें मैंने लिख करके ली हैं। तो चलिए बच्चे आज समझते हैं। तो आज पहला टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, और हमारे साथ साथ आपको पढ़ना है, कॉपी और पेन नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस आपको बैठ करके सुनना है, और जैसे मैं बोलूं बस वही आपको रिपीट करना है मेरे साथ साथ। बाकी मेरी गारंटी है मैं खुद रटा लूंगा जब इसको स्टार्ट करूंगा। अभी तो क्लियर है बच्चे? तो आ जाओ देरी न करते हुए,
तो अगले टॉपिक की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। तो ये पीपीटी हमने आपके सामने एक ली और ये एमएस एक्सेल की पीपीटी है आपकी। बच्चे ये मैंने ऐसा क्यों ले लिया, आपको कुछ बताया नहीं उससे पहले, सीधी डायरेक्ट हमने एमएस एक्सेल की पीपीटी ले ली। तो उसका रीजन ये है कि इसी में हम इतना कुछ बताएंगे जहां से कम 3 प्रश्न यूपीपीसीएल, असिस्टेंट अकाउंटेंट और अकाउंट ऑफिसर और टीजी2 में मिलेंगे। यहां से इसी पीपीटी से कैसे मिलेंगे समझाते हैं और आप समझिएगा। सबसे पहले ये सब तो आपको हम बता ही देंगे बाद में। सबसे पहले ये आती है कि जब भी किसी फाइल को किसी सॉफ्टवेयर के अंदर बनाया जाता है तो उसके 2 नाम होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि सर कोई भी फाइल होगी किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई जा रही होगी तो उसके कितने नाम होंगे, 2 नाम होंगे बच्चे। और वो कौन कौन से 2 नाम होंगे? पहला नाम होगा बेटा प्राइमरी नेम और दूसरा होगा बेटा एक्सटेंशन नेम। मैंने क्या बोला आपसे? किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी फाइल बनाई जाएगी तो उसके 2 नाम होंगे, एक प्राइमरी नेम होगा और एक एक्सटेंशन नेम होगा। अब बात यह आ जाती सर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दीजिएगा। प्राइमरी नेम वो नेम होता है जिसे आप लोग लिख देते हैं अपने अनुसार। मैंने लिख दिया namesing.xls। जैसे मैंने एक फाइल का नाम लिखा ns.xls, ये लिख दी मैंने फाइल का नेम अपना, सेव किया तो मैंने ns.xls लिखा है। अब इसमें कैसे पता चले कि कौन सा प्राइमरी नेम है और कौन सा एक्सटेंशन नेम है? तो बच्चे प्राइमरी नेम वह नेम होता है जिसको आप अपने अनुसार लिख देते हो, और एक्सटेंशन नेम आपको यह बताता है ये जो फाइल क्रिएट की गई है तो ये किस सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट की गई है। यानी एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाली फाइल क्रिएट की गई है। तो सर आपने ये बता तो दिया, तो क्वेश्चन कैसे यहां से पूछा गया है? तो सबसे पहले तो ये समझें कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एक्सटेंशन नेम का मतलब ये होता है कि किस सॉफ्टवेयर में ये फाइल बनाई गई है उसका कोई एक शॉर्ट नेम होता है, उसी को हम एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। तो जैसे अगर हम बात करेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा बेटा प्राइमरी नेम और ये हो जाएगा आपका एक्सटेंशन नेम। क्या इतनी बात क्लियर है? यानी किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट को, और आप किसी भी फाइल को किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाते हो तो उसके 2 नेम होंगे, एक प्राइमरी नेम होगा और एक एक्सटेंशन नेम होगा। तो हमने यहां लिखा NSXLS, तो आपने कहा NS है, ये हमारा प्राइमरी नेम हो जाएगा क्योंकि मेरा नाम है, और ये XLS ये बता रहा है, ये रेक्टिफाई कर रहा है कि सर ये वाली जो फाइल है वो एक्सेल के अंदर बनाई गई है। तो आपका जो प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था बच्चे, समझिएगा कि एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन नेम क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, एक्सेल 2007 का एक्सटेंशन नेम क्या है। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जब आप पेपर उठा करके देखोगे कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है यही प्रश्न कि एमएस एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन नाम क्या है और एमएस एक्सेल 2007 का एक्सटेंशन नाम क्या है। आज बच्चे समझते हैं, हमारे साथ साथ याद करो आप। 2003 में एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है बच्चे XLS 2003, यानी .xls। और बच्चे अगर हम 2007 की बात करें तो 2007 में एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है बच्चे .xlsx 2007। ये प्रश्न है। उसके बाद भी आपके जो वर्जन आए हैं उनका यही नाम है, उसके बाद ये बदला नहीं गया है बच्चे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है इतनी देर पढ़ाने के बाद? किसी भी फाइल के कितने नेम होते हैं? 2 नेम होते हैं। किसी भी फाइल के कितने नेम होते हैं? 2 नेम होते हैं। किसी भी फाइल के कितने नेम होते हैं? 2 नेम होते हैं। कौन कौन से 2 नेम होते हैं बच्चे? एक प्राइमरी नेम होता है और एक एक्सटेंशन नेम होता है। हमको प्राइमरी नेम से कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल एक्सटेंशन नेम से लेना देना है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब आपसे पूछे कि 2003 के एक्सेल के एक्सटेंशन नाम क्या है तो आप बताओगे XLS.XLS 2003। आपसे मैं पूछूं बताओ बेटा 2007 का एक्सटेंशन नेम क्या है एक्सेल का, तो XLSX। तो सिर्फ आपको 2 बातें याद रखनी है कि 2003 का जो एक्सटेंशन नेम है वो XLS है और 2007 का जो एक्सटेंशन नेम है वो क्या है? XLSX और लगा देते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आगे समझाता हूं थोड़ा बहुत। इसमें क्लियर है सभी का? चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं एक बार।
अगली बात समझो, और क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, फिर इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। और कुछ भी लिखना नहीं है आपको, सारा कुछ आपको प्रिंटेड मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। अब बच्चे अगर हम आगे बात करें तो अगला पॉइंट क्या बताना चाह रहे हैं हम इसमें, जो क्वेश्चन पूछा गया मैं वो बताना चाह रहा हूं। बच्चे एक बात देखो, आप यहां पर मैंने ये तो बता दिया आपको कि सर इसके एक्सटेंशन नेम 2003 का होता है बेटा XLS और 2007 का होता है XLSX। ये दोनों बातें रट लो, 10-20 बार का 2003 का XLS और 2007 का XLSX, 2007 का XLSX, 2007 का XLSX और 2003 का XLS। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या है जो कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, समझो अगला पॉइंट क्या है। बच्चे एक बात बताओ, आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी फाइल क्रिएट करोगे, बनाओगे, तो उसको कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा। क्लियर है? तो बच्चे हमें ये बताओ, जब हम MS एक्सेल में किसी भी फाइल को बनाते हैं तो उस फाइल को क्या नाम देते हैं, उस फाइल को क्या कहा जाता है? तो MS एक्सेल के अंदर बनी हुई फाइल को वर्कबुक कहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। बच्चे अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के करके देखोगे तो पता नहीं कितनी बार ये वाला प्रश्न आपका पूछा गया है। सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको PPT फॉर्म में, अभी समझा रहे हैं, केवल हमारे साथ साथ आप रिपीट करते चलें। तो पहला क्वेश्चन आपका 2003 का एक्सटेंशन नेम क्या है? XLS। 2007 का एक्सटेंशन नेम क्या है? XLSX। और अगर हम अगला देखें, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी फाइल बनाई जाती है तो उसका कोई ना कोई नाम होता है। और अगर हम एक्सेल के अंदर देखें तो एक्सेल के अंदर जो फाइल बनाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्कबुक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा समझिएगा, वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है? तो आप बोलोगे सर वर्कशीट का कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? वर्कशीट का कलेक्शन होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है, तो वर्कबुक वर्कशीट का कलेक्शन होता है। वर्कशीट का दूसरा नाम क्या है? तो आप कहोगे सर वर्कशीट का दूसरा नाम स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट। वर्कशीट का तीसरा नाम क्या है? तो आप कहोगे सर वर्कशीट का जो तीसरा नाम है वो इलेक्ट्रॉनिक शीट है। इलेक्ट्रॉनिक शीट है। इतना कुछ मैंने आपको समझाया है, आप समझिएगा एक बार। क्लियर है सभी का? चलिए हमारे साथ साथ रिवाइज करिएगा। बताओ बच्चे 2003 का एक्सटेंशन नाम क्या है? तो आपने कहा सर XLS.XLX। मैंने बताया 2007 का बताओ, तो आपने कहा XLSX। फिर मैंने कहा किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी फाइल बनाई जाती है उसको क्या किसी न किसी नाम से पुकारा जाता, मतलब बोलते हैं हम उसको। तो एक्सेल के अंदर जो फाइल बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? वर्कबुक बोलते हैं। और वर्कबुक किसका कलेक्शन है? वर्कशीट का कलेक्शन है। वर्कशीट को और किस नाम से जानते हैं बेटा? स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। स्प्रेडशीट और इसका तीसरा नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक शीट नाम है इसका। 3 प्रश्न आपके क्लियर हुए यहां से असिस्टेंट अकाउंटेंट के अंदर। बहुत छोटी छोटी चीजें समझते चलना आप यहां पर। अगली बात समझो फिर, अगर इतना समझ गए हो तो। अगली बात क्या है, आपसे ये पूछेगा ये जो एक्सेल है ये कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, बस हमारे साथ साथ याद करते चलो। एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ऐसा एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्लियर है आप सभी लोगों का? चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अभी मैंने कितना कितना बताया, एक बार हमारे साथ रिवाइज करना बच्चे। अगर हम बात करें तो 2003 के एक्सेल के एक्सटेंशन नाम XLS.XLS। 2007 का एक्सटेंशन नाम एक्सेल का तो XLSX। एक्सेल के अंदर जो फाइल बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। एक्सेल के अंदर वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है बच्चे? वर्कशीट का कलेक्शन होता है। वर्कशीट को और किस नाम से जानते हैं? स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शीट के नाम से जानते हैं। और पूछ ले, अगर एक शब्द और लिख दे, क्योंकि पूछा गया था अकाउंट ऑफिसर में, वहां पर उसने लिख दिया था वर्कशीट और चार्ट्स। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कि वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है तो उसने लिखा था वर्कशीट और चार्ट्स का। तो इसको भी आप याद रखना एक बार, ठीक है बच्चे? आगे बात पढ़ें, अगली बात पढ़ें। क्या पढ़ना है हमको? सारी चीजें एक एक पॉइंट याद करते चलना। यहां पर अगला पॉइंट समझते हैं बच्चे हम यहां पर। तो अगला पॉइंट है हमारा और कि बच्चे एक बात बताओ आप यहां पर, अब अगली पॉइंट पर चलते हैं।
बच्चे एक बात बताओ, आप यहां पर ये आपके पास जितनी भी वर्टिकल लाइंस होंगी, ये देखो, तो ये सभी आपके कॉलम्स होंगे बेटा। COLUMNS कॉलम्स। और जितनी भी बच्चे हॉरिजॉन्टल होंगे, इस तरीके से रोज होंगी, यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होंगी, उन सबको बेटा रो बोलेंगे, रोज। क्लियर है? क्वेश्चन क्या बनेगा ये समझिएगा। अगर आपसे पूछे कि कॉलम्स क्या होता है, तो जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम्स बोलते हैं बच्चे, और जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम रो बोलते हैं बच्चे। तो ये तो हमारी रो हो गई बच्चे, और ये हमारे कॉलम हो गए। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म याद रखो, शॉर्ट फॉर्म याद रखो, जिससे क्वेश्चन सीधा सीधा मिलेगा, CR। सर ये क्या मतलब है? CR का मतलब क्या है, समझिएगा आप, हमें क्या बताना चाह रहा हूं आपको। CR का मतलब है कि पहले कॉलम आता है और उसके बाद रो आता है। आप अगर TG2 का क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि आप बताइएगा फॉर्मूला का जो एड्रेस लिखा हुआ है वो इस तरीके से लिखा था 5A, दूसरे में लिखा था A5, तीसरे में लिखा था A5A। तो अब आपको यह देखा जाता है कि ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, तो मैंने इसीलिए लिखा CR, पहले कॉलम बाद में रो। और यहां से क्या सिखाना चाह रहे हैं हम आपको कि सर जो कॉलम है वो रिप्रेजेंट होता है किससे? अल्फाबेट से। किससे? अल्फाबेट से। और जो रो रिप्रेजेंट होती है बेटा वो किससे रिप्रेजेंट होती है? नंबर से। तो समझो भैया, यहां पर आप एक और क्वेश्चन नया, तो आपसे अगर पूछे कि बताओ भैया जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? कॉलम। जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? कॉलम। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? रो। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो क्या होती हैं? रो। जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती है वो क्या होती हैं? कॉलम्स। अगर सीक्वेंस से देखें तो कैसा होता है? CR। सीक्वेंस से देखें तो क्या होता है? CR। सीक्वेंस देखें तो क्या होता है? CR। और CR का मतलब पहले कॉलम बाद में रो। और जब पहले कॉलम आएगा बाद में रो आएगी, तो ऑब्वियसली बात है जो भी एड्रेस होता है इस तरीके से लिखा होता है, पहले अल्फाबेट लिखा होता है और उसके बाद आपका नंबर लिखा हुआ होता है। तो अब आपने देखा कि सर C है तो ऑब्वियसली बात है ये अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हमको रो को देखेंगे बेटा तो ये नंबर को रिप्रेजेंट करती है। आप देखिएगा, आप यहां पर देखो, ये देखो सीधी ऐसी है, तो ये सब नंबर को रिप्रेजेंट कर रही, तो ये रो ही तो है, तो इसलिए नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये कॉलम है तो ये देखो अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? तो क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहां से, जितने भी पॉइंट बताए वो पहले मैंने सबको पढ़ रखा है, उसके बाद बता रहा हूं। मेरा एक ही टारगेट है, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट और दिल्ली पुलिस, ठीक है ना? उसी को देख करके जिस दिन एमएस एक्सेल खत्म हो जाए, एक एक पॉइंट आप रटते रहना। अगर कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपका रह जाए तो मुझे बता देना आप, ठीक है? आगे चलें, और क्या रटना है आपको? तो अभी मैंने बताया क्या क्या है, शुरू से रिवाइज करो। किसी भी फाइल के कितने नेम होते हैं? 2 नेम होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी नेम, एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम क्या प्रदर्शित करता है? एक्सटेंशन नेम ये बताता है कि ये वाली जो फाइल है वो किस सॉफ्टवेयर के अंदर बनी हुई है। क्लियर है? तो फिर एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन नेम क्या है? XLS.XLS। 2007 का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो XLSX। क्लियर है ना? .XLSX। क्लियर है? उसके बाद अगला क्या बताया? किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फाइल बनाई जाती है तो उसका कोई ना कोई नाम होता है। तो एक्सेल के अंदर जो फाइल बनाई जाएगी उसको क्या कहते हैं बेटा? वर्कबुक कहते हैं। और वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है? वर्कशीट। वर्कशीट को और किस नाम से जानते हैं? स्प्रेडशीट। और किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शीट। और किस नाम से जानते हैं? चार्ट्स। क्लियर है? यहां तक बताया था मैंने आपको। अगली बात और क्या बताई थी? अगली बात यह बताई थी कि जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं, और जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो हमारी रो होती हैं। क्लियर है सभी का? फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि जो एड्रेस लिखा जाता है तो पहले कॉलम आता है बाद में आर आता है, तो मैंने यही लिखा CR। याद रखो, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यहां से रिलेटेड। बस याद रखो कि एड्रेस बनता है वो CR बनता है, एड्रेस बनता है वो CR बनता है। इसका मतलब पहले कॉलम आएगी बाद में रो आएगा। कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्फाबेट को। रो किसको रिप्रेजेंट करती है? नंबर को। कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्फाबेट को। रो किसको रिप्रेजेंट करती है? नंबर को। क्या इतनी बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन समझिएगा क्या है आपका। आ जाओ भैया, अगला प्रश्न समझो, फिर इस बिंदु के बारे में बताएंगे। बिंदु के बारे में तो कल ही बता पाएंगे, आज केवल फिर उससे आगे बताएंगे।
बच्चे हमने आपको बताया कि जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो हमारे कॉलम होते हैं, COLUMNS। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये हमारी रो होती हैं बच्चे। कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है या फिर टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। रो किसको रिप्रेजेंट करती है? रो नंबर को रिप्रेजेंट करती है। सर एक चीज आप भूल रहे हो क्या? क्यों? इन दोनों के बीच का ये भी तो पार्ट होता है, ये देखो, ये इस तरीके से, ये देखो, इसे क्या बोलते हैं? तो भैया कॉलम और रो के इंटरसेक्ट पार्ट को सेल कहते हैं। कॉलम और रो के इंटरसेक्ट पार्ट को सेल कहते हैं। कॉलम और रो के इंटरसेक्ट पार्ट को सेल कहते हैं। कॉलम और रो के इंटरसेक्ट पार्ट को सेल कहते हैं। कॉलम और रो के इंटरसेक्ट पार्ट को सेल कहते हैं। कॉलम और रो के इंटरसेक्ट पार्ट को सेल कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है आप सभी लोगों के? तो यानी कॉलम किसे कहते हैं बेटा? जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें रो कहते हैं, और जो बच्चे आपके इन दोनों के इंटरसेक्ट पार्ट को सेल्स कहते हैं। बच्चे क्वेश्चन आपका यहां अभी खत्म नहीं हुआ, अब क्वेश्चन आपका शुरू हुआ है। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया था कि 2007 के एक सेल के अंदर, यानी एक वर्कशीट के अंदर, एक शीट के अंदर कुल कितनी सेल होती हैं? तो 17,17,98,69,184। आपको ऐसी डाटा याद रखना, मेरे साथ साथ अभी रिवाइज करना। आपसे ये पूछा गया था 2007 में सेल्स की संख्या कितनी है, तो आपको तुरंत बताना होगा सर कि आपका 17,17,98,69,184। आपसे यह पूछा जाएगा कि 2007 में रो की संख्या कितनी है, तो आप तुरंत बताओगे 10,48,576। आपसे पूछेगा कि कॉलम्स कितने हैं, तो आप तुरंत बताओगे 16,384। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी एक बार। ठीक है बच्चे? किसका बंद मत करो, बंद कर दिया। चलो आगे देखो बच्चे, घर से है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे समझो बेटा, अब आगे देखते हैं। आगे क्या समझना है हमको? आगे ये समझना है बच्चे कि इसके अंदर कितने, अब मान लो यहां पर देखते हैं हम, यहां इस तरीके से, यहां मैं 2003 लेता हूं और यहां मैं 2007 लेता हूं, और ठीक है ना, पहले मैं संख्या लेता हूं आपकी, बता दो, समझो बच्चे यहां पर। ठीक है, चलो मैं एक दूसरी पीपीटी लेता हूं, उस पर समझाता हूं आपको, यहां समझिएगा। अगर बच्चे हम बात करें तो आपको मैंने ये बताया था कि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये बेटा कॉलम होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वो हमारे रो होती हैं, इन दोनों के इंटरसेक्ट पार्ट को हमें सेल कहते हैं। अब क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है बच्चे, वो क्वेश्चन क्या बनता है आप इसको समझिएगा एक बार। अगर हम यहां पर बात करें तो आप देखेंगे यहां पर बच्चे, अगर हम पहले रो की बात करें तो पहले रो की बात कर लेते हैं बच्चे, फिर हम कॉलम की बात कर लेंगे, और फिर बच्चे हम सेल्स की बात कर लेंगे। पूरा डाटा समझिएगा एक बार आप, जो क्वेश्चन आपका कई बार यहां से पूछा गया है। ये 2003 का डाटा है बच्चे, और ये 2007 का डाटा है। हमारे साथ साथ रिवाइज करते चलना। उसे कह देना कॉल बाद में कर ले, दिखाओ किसका है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। चलो बच्चे आ जाओ इधर देखो। अगर बच्चे हम 2003 में रो की बात करूं तो रो की संख्या थी बेटा 65,536। 65,536, 65,536। अगर आपसे पूछा जाए कि 2003 के अंदर रो की संख्या कितनी थी, तो 65,536। 2003 के अंदर रो की संख्या कितनी थी, तो 65,536। 2003 के अंदर रो की संख्या कितनी थी, तो 65,536।
536। क्लियर बच्चे? ये पूछा जाए कॉलम्स कितने थे तो 256। कॉलम्स कितने थे कि 256। कॉलम्स कितने थे कि 256। कि बेटा इसमें सेल्स कितनी थी? 1,67,77,216। 1,67,77,216। 1,67,77,216। आ जाओ बच्चे दोबारा रिवाइज करते हैं एक बार इसको। बच्चे अगर हम देखेंगे यहां पर तो अब आप देखोगे बेटा 2003 में रो की संख्या कितनी थी? 65,536। 2003 में रो की संख्या कितनी थी बेटा? 65,536। हमारे साथ साथ रिवाइज करो। 2003 में रो की संख्या कितनी थी? 65,536। 2003 में रो की संख्या कितनी थी? 65,536। 2003 में कॉलम्स की संख्या कितनी थी? 256। 2003 में कॉलम्स की संख्या कितनी थी? 256। 2003 में एक्सेल के अंदर एक वर्कशीट के अंदर कुल कितनी सेल्स थी? 1,67,77,216। 1,67,77,216। बार बार इसको रिवाइज करो आप लोग, ठीक है ना? मैं फिर आपको 1 मिनट दे रहा हूं और आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा। हमारे साथ साथ बोलो दोबारा से। 2000 एक्सेल 2003 के अंदर एक वर्कशीट के अंदर एक सीट्स के अंदर अगर आप देखोगे बच्चे यहां पर तो आप देखोगे कि रो की संख्या थी वो 65,536 थी। रो की संख्या कितनी थी बेटा? 65,536 थी। रो की संख्या कितनी थी बच्चे? 65,536 थी। रो की संख्या कितनी थी बच्चे? 65,536 थी। कॉलम्स की संख्या कितनी थी बेटा? 256 थी। कॉलम्स की संख्या कितनी थी बच्चे? 256 थी। क्लियर है आप सभी का? आगे बात करेंगे बेटा सेल्स की संख्या कितनी थी तो 1,67,77,216। 1,67,77,216। 1,67,77,216। 1,67,77,216। ऐसी बार बार आप रिवाइज करोगे तो सारी चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगी, याद हो जाएंगी बच्चे। ऐसी कोई बात नहीं है और याद तो करना पड़ेगा क्योंकि आप भी समझ रहे हो भैया ऑफिसर की जॉब है और इतना आसान नहीं है उसको लेना। आप समझ रहे होंगे पिछली बार जितनी वैकेंसी थी उतने बच्चों ने कंप्यूटर पास नहीं कर पाया था। सबसे बड़ा खेल तो उसके अंदर कंप्यूटर का ही होता है। आगे चलते हैं तो 2007 का डाटा क्या था? अगर 2007 का डाटा बात करें बेटा तो 10,48,576। 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 कितनी थी रो की संख्या 2007 के अंदर? 10,48,576। कॉलम्स कितने थे बेटा? 16,384। 16,384। 16,384। 16,384। बच्चे दोबारा रिवाइज करते हैं एक बार। रो की संख्या कितनी थी 2007 के अंदर? 10,48,576। 10,48,576। बच्चे कॉलम्स की संख्या कितनी थी? 16,384। 16,384। 16,384। 16,384। बच्चे यहां पर सेल्स कितनी थी? किताब में भी लिखी नहीं मिलेगी, एक बात को याद रख लेना आप। याद करो यहां पर पूछी गई है उसके अंदर 17 अरब, हमारे साथ साथ बोलो 17 अरब 17 अरब 17 अरब 17 करोड़ 17 अरब 17 करोड़ 98,69,184। 69,184। 69,184। 69,184। दोबारा से मेरे साथ साथ बोलोगे 17 अरब 17 करोड़ 98,69,184। 69,184। तो कैसे कैसे याद करोगे? वैल्यू में तोड़ लीजिएगा। 17 17 98 69,184। 17 17 98 69,184। 17 17 98 69,184। आ जाओ बच्चे एक बार और रिवाइज करते, ये डाटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
चेक करते हैं बच्चे यहां पर। जैसे बच्चे अगर हम बात करें यहां पर तो 2003 में बेटा रो की संख्या कितनी थी 65,536। 2003 में रो की संख्या कितनी थी बेटा 65,536। 2003 में रो की संख्या कितनी थी बेटा 65,536। आगे कॉलम्स की बात करें बेटा तो कॉलम्स कितने थे 256। कॉलम्स कितने थे 256 2003 के अंदर। और बच्चे यहीं पर अगर सेल्स की बात करें तो 1,67,77,216, 1,67,77,216, 1,67,77,216। आगे देखो बच्चे यही 2007 में बात करें तो रो कितनी थी बेटा 10,48,576। याद करने का तरीका देखो 10 48 48 का आधा कितना होता है 24 24 का ये वर्ग। कुछ ऐसी चीज ढूंढना करो ताकि एक दूसरे से लिंक कर लो, ठीक है ना। आ जाओ बेटा, अगर हम बात करें बेटा 2007 के अंदर रो की संख्या थी वो थी हमारी 10,48,576, 10,48,576। बच्चे यही कॉलम्स की बात करें तो कॉलम से 16,384, 16,384, 16,384। यहीं पर सेल्स की बात करें बेटा 2007 में सेल्स कितनी थी 17,98,68,69,184, 69,184। दोबारा से पढ़ोगे हमारे पास 17,17,68,69,184। बच्चे इस डाटा को आप 50 बार याद करना, लिखने की जरूरत नहीं, सारी चीजें हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है ना। तो इतना कुछ मैंने आपको बताया है, एक बार इसी में रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चे हम, ठीक है ना। तो आगे आप बताओ मैंने क्या क्या याद करवाया है। पहला पॉइंट एक्सटेंशन नेम, 2003 का एक्सटेंशन नेम क्या होता है बेटा XLS.XLS। 2007 का क्या होता है बेटा XLSX। ये 2003 का होता है बेटा और ये 2007 का होता है। किसी भी फाइल के कितने नेम होते हैं बच्चे 2 नेम होते हैं। तो 2 नेम होते हैं तो बच्चे एक बात बताओ, एक प्राइमरी नेम होता है और एक एक्सटेंशन नेम होता है। और ये पूछा जाता है एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो एक्सटेंशन नेम का मतलब ये है कि ये जो फाइल है वो किसके अंदर बनाई गई है, किस सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई गई है, इस चीज को बता दे, रेक्टिफाई कर देता है वो चीज, ठीक है। अगली बात क्या बताई थी मैंने, पहला पॉइंट ये बताया, यहां से भी प्रश्न पूछा गया, यहां से भी प्रश्न पूछा गया। तीसरी बात ये बताई थी कि जितनी भी आपकी यानी किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फाइल बनाई जाती है तो उसको कोई ना कोई नाम दिया जाता है। तो एक्सेल के अंदर जो फाइल बनाई जाती है उसको क्या नाम दिया जाता है बेटा वर्कबुक। क्या नाम दिया जाता है वर्कबुक। तो ये वाली बात बताई थी। वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है बेटा वर्कशीट का कलेक्शन होता है। वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है वर्कशीट का कलेक्शन होता है। वर्कशीट को और किस नाम से जानते हैं स्प्रेडशीट, और किस नाम से जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक शीट, और किस नाम से जानते हैं चार्ट्स। वो कुछ भी लिख के दे सकता है आपके ऑप्शन के अंदर, आपको चारों बातें याद रखनी पड़ेंगी और हमारे साथ साथ रिवाइज करते रहो, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको और कहीं से भी पढ़ने की, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे मैंने क्या बताया था, जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम्स होते हैं, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो आपकी रो होती हैं। उनके इंटरसेक्ट पार्ट को सेल्स कहते हैं, उनके इंटरसेक्ट पार्ट को सेल कहते हैं, उनके इंटरसेक्ट पार्ट को सेल कहते हैं, उनके इंटरसेक्ट पार्ट को सेल कहते हैं। फिर उसके बाद बताया था अगर कोई वर्कशीट एक सीट्स है, उस सीट के अंदर कुल कितनी रो होंगी, कुल कितने कॉलम्स होंगे, कुल कितने सेल्स होंगे, कुल कितनी रो होंगी, कुल कितने कॉलम्स होंगे, कुल कितने सेल्स होंगे। ये बात हमने अभी आपको बताई थी। तो एक बार हमारे साथ साथ लास्ट बात याद रखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है बच्चे आपको, अगला नहीं इसी को याद करेंगे। 2003 के अंदर बच्चे कितनी रो थी बताओ एक बार 65,536। 2003 के अंदर कुल कितनी रो थी 65,536। बच्चे आगे देखेंगे 2003 के अंदर कॉलम्स कितने थे 256। 2003 के अंदर कॉलम्स कितने थे 256। बेटा यही सेल्स की बात करें तो 2003 के अंदर सेल्स कितनी थी 1,67,77,216। 1,67,77,216। 2007 में बात करें तो बेटा रो कितनी थी 10,48,576। कितनी थी 10,48,576। 10,48,576। यहीं पर बेटा अगर कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स थे बच्चे आपके 16,384। 16,384। यहीं पर बेटा सेल्स की बात करें तो 17,17,98,69,184। दोबारा से बोलो मेरे साथ 17,17,98,69,184। इतना कुछ याद करा दिया। इतने में आपका अगर आप यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट या अकाउंट ऑफिसर के अंदर बैठते हो, उस पेपर में बैठते हो बच्चे, तो यहां से आपके 2 या 3 प्रश्न फंसेंगे ही फंसेंगे हर हालत में। क्लियर है? आगे का डाटा समझते हैं और क्या क्या समझना है हमको। तो एक बार पिछले डाटा को समझेंगे। चलो आ जाओ इधर। अब यहां और क्या समझाना है, अगली बात समझानी है, फिर रिवाइज करेंगे। सारा कुछ लिखा हुआ है मेरे पास।
ये एक सेल है, इसके अंदर कुल कितने करेक्टर्स लिखे जा सकते हैं? तो 32,767। 32,767 ये वाला पॉइंट भी कई बार पूछा गया है। 32,767, 32,767। क्लियर है आप सभी लोगों को? इस विंडो के बारे में कल बताएंगे, आज जितना पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। अब जो लिखा हुआ है उसमें से आ जाओ बेटा, समझो इधर आगे। ये कंप्यूटर मैंने लिखवा रखा था एमएस ऑफिस के अंदर। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो बेटा क्या चल रहा है आपका? एमएस एक्सेल। और कौन पढ़ा रहा है आपको? नेम सिंह सर। ठीक है ना? चलो भैया आगे चलते हैं इसके आगे। और जब आगे देखोगे बच्चे, चलो भैया आ जाओ। मैंने क्या बोला था आपको? आपको कुछ लिखना नहीं है, सारी पीपीटी हम आपको इस तरीके से देंगे लिखी हुई, कोई जरूरत नहीं है आपको लिखने की किसी भी प्रकार की। तो देखो भैया, पहला पॉइंट मैंने यही बताया था, एक्सटेंशन नेम ऑफ एक्सेल फाइल, तो 2003 का XLS डॉट XLS। इसने डॉट नहीं रखा, यहां डॉट लगा लेना बेटा। और यहां पर डॉट XLSX 2007 का, ये रटाया था आपको। दूसरी बात क्या रटाई थी आपको? एक्सेल की फाइल को क्या कहते हैं बेटा? वर्कबुक कहते हैं। एक्सेल की फाइल को क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। अगली बात क्या बताई थी बेटा? वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है? तो वर्कबुक वर्कशीट का कलेक्शन होता है। वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है? वर्कशीट का होता है। और वर्कशीट को और किस नाम से जानते हैं बच्चे? इसमें दे नहीं रखा, ये रहा। वर्कशीट को और किस नाम से जानते हैं? स्प्रेडशीट या इलेक्ट्रॉनिक शीट, इसके दो नाम है। या इसको एक और पॉइंट ऐड कर लेना, चार्ट्स भी लिख करके दे देता है, तो चार्ट्स को भी आप इसके अंदर संभाल सकते हैं। अगला, ये तो पॉइंट आपको रटा दिए थे। अब अगर आप यहां पर देखोगे बच्चे कि जब एक्सेल को हम खोलते हैं, इधर आते हैं, ये ले, आपने देखा होगा जब एक्सेल खुला हुआ है तो बाय डिफॉल्ट कितनी सीटें आपको दिखाई दे रही? इधर देखो, 1 2 3। ये पूछा जाता है एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट कितनी सीट्स होती हैं खुली हुई, ओपन हुई है? तो कितनी होती है बेटा? 3 सीट्स ओनली होती हैं। क्वेश्चन पूछा गया कितनी होती है? 3 होती हैं। बाकी इंसर्ट आप कितनी भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है? यही वाला आपका तीसरा पॉइंट लिखा हुआ था, तो समझो तीसरे वाले पॉइंट को। ये वाला, एक्सेल की फाइल में बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स होती हैं। आपको बताया अभी, एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट कितनी सीट्स होती हैं? 3 सीट्स होती हैं। बाकी आप उसमें इंसर्ट कितनी भी सीट्स करा सकते हैं। तो क्या ये चारों पॉइंट आपको लिखे हुए मिल गए? पहले रटा लिए और अब आपको लिखा दिया। यानी एक्सटेंशन नेम ऑफ एक्सेल फाइल XLS डॉट XLS 2003 का, XLSX 2007 का। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। अब वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है बेटा? स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक शीट, चार्ट्स। और बाय डिफॉल्ट कितनी सीट्स होती हैं बेटा? 3 सीट्स होती हैं। क्लियर है? अगली बात क्या जो रटाई थी, देखो यहीं पर लिखी मिल जाएगी आपको। एक्सेल की स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। मैंने बताया था आपको एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है, तो एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है बेटा? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ये बात भी कई बार पूछी गई है। बताया था आपको कि एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अगली बात समझिएगा, टाइटल बार। तो टाइटल बार किसको बोलते हैं बेटा? एक बात समझो यहां पर, अब इसको हम वापस नहीं कर रहे, आगे फिर जैसे कल उठाएंगे विंडो को तब बता देंगे। टाइटल बार किसी भी विंडो का टॉप मोस्ट बार, किसी भी विंडो का टॉप मोस्ट बार। आपने देखा होगा इस तरीके से ऊपर वाली लाइन थी, तो ये जो ऊपर था इसी को बोलेंगे बेटा हम टाइटल बार। क्लियर है? इसी को बोलेंगे हम टाइटल बार। और यही हमारा टाइटल बार होता है। अगर फाइल किसी के नाम से सेव है तो नाम सेव होगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपका लिखा होगा यहां पर बुक वन। क्या लिखा होगा? बुक वन। ये पूछा जाता है बच्चे। इसी के साइड्स में बच्चे 3 बटन होते हैं आपके। एक होता है ये वाला, इसको क्या नाम देते हैं अभी बताते हैं। एक होता है ये वाला और एक होता है ये वाला। 3 बटन होते हैं ये वाले। ये पूछा जाता है इन तीनों को एक नाम दिया जाए तो बोलते हैं बेटा इनको कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन। अगर इस वाले को बात करें बच्चे तो ये होता है मिनिमाइज का, मिनिमाइज। ये होता है बच्चे मैक्सिमाइज। और इसके 2 काम होते हैं रीस्टोर। और ये होता है बच्चे आपके क्लोज का। समझो भैया यहां से प्रश्न बना हुआ है।
वो पूछता है जो कंट्रोल बटन्स होते हैं वो कहां पर होते हैं, तो आपका क्वेश्चन होना, आपका आंसर होना चाहिए सर टाइटल बार के राइट साइड पर होते हैं आपके कंट्रोल बटन्स। अगर इस वाले बटन का काम होता है बेटा क्या होता है, मिनिमाइज करना। इस वाले बटन का क्या होता है बच्चे, मिनिमाइज का मतलब कोई विंडो खुली हुई है और आप इस पर क्लिक करते हो तो वो आपका यहाँ पर टास्क बार पे आ जाएगी विंडो, तो मिनिमाइज हो जाएगी। इस रीस्टोर और मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है, मान लो आपकी ये पूरी विंडो खुली हुई है तो ये आपकी मैक्सिमाइज है और आप इसको थोड़ा छोटा कर लेते हो तो आपने रीस्टोर कर लिया, और इसी को जब दोबारा क्लिक करोगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। ये इसका काम होता है। बात क्लियर है? ये क्लोज का काम होता है, यानी जिस सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो अगर उस फाइल को बंद करना चाहते हो तो आप यहां से क्लिक कर दीजिएगा, आपकी फाइल है वो बंद हो जाएगी। तो ये तीनों इसका ये काम होता है। क्वेश्चन कहां से पूछा गया? अब इसकी जो शॉर्ट की है एक साथ अगर तीनों को यूज करोगे तो अल्ट प्लस स्पेस होता है। मैक्सिमाइज की शॉर्ट की आपकी कंट्रोल प्लस F10 होती है, और मिनिमाइज की, चलो इसमें आगे बता रहे हैं, मिनिमाइज की कंट्रोल प्लस F9 होती है, और रीस्टोर की कंट्रोल प्लस F5 होती है। वो सारा कुछ लिखा हुआ मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आपको तो आप समझ गए होंगे, किसी भी विंडो की टॉप मोस्ट बार होती है उसको टाइटल बार कहते हैं, और टाइटल बार पर अगर कोई नाम सेव है तो वो लिखा जाएगा, नहीं तो एक्सेल के अंदर बुक 1 लिखा करके आएगा। कंट्रोल बटन टाइटल बार के राइट साइड में होते हैं, और कंट्रोल बटन 3 होते हैं, लेकिन उनके काम कितने होते हैं? 4, क्योंकि ये वाला बटन 2 काम करता है। आगे चलते हैं बच्चे, आ जाओ बेटा। अभी हम आपको बता रहे थे ना कि ये वाला बटन है, और एक ये वाला बटन है, और एक ये वाला बटन है। इन तीनों को मिलाकर के बोलते हैं बेटा कंट्रोल बटन। इसको बोलते हैं बेटा मिनिमाइज, और इसको बोलते हैं बेटा रीस्टोर। इन दोनों को रीस्टोर बोलते हैं। और मैक्सिमाइज का बटन होता है आपका, मैक्सिमाइज भी इसको बोलते हैं और रीस्टोर भी। क्लोज का इसमें लिखा नहीं, मैं बता देता हूं अभी। तो बच्चे अब आप देखेंगे कि आपसे अगर पूछ ले कंट्रोल बटन की शॉर्ट की क्या होती है, तो आप कहोगे अल्ट प्लस स्पेस। कंट्रोल बटन की शॉर्ट की क्या होती है? अल्ट प्लस स्पेस। कंट्रोल बटन की शॉर्ट की क्या होती है? अल्ट प्लस स्पेस। मैक्सिमाइज की शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F10। मैक्सिमाइज की शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F10। मिनिमाइज की शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F9। मैक्सिमाइज की F10 और उसकी F9। रीस्टोर की शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F5। क्या इतनी बात क्लियर है? इसके बारे में जब कल आपकी क्लास होगी तब बताएंगे आपके टाइटल बार, क्विक एक्सेस बार, टूल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, टूल बार, स्क्रॉल बार, और भी आपके जो होते हैं कि रिबन किसे कहते हैं, मेन्यू बार किसको कहते हैं, ये इसके बारे में हम कल बताएंगे। ये वैसे ही जो टाइपिस्ट ने लिख दिया, बट इस वाली पीपीटी का नहीं था ये वाला काम, ठीक है ना? ये सारी चीजें क्लियर हैं। आगे चलते हैं बेटा। इतना कुछ हम आपको पढ़ा चुके थे। क्या मैं आपको ये सब कुछ पढ़ा चुका था? अभी मैंने क्या बोला था आपको? लिखना नहीं है कुछ भी, क्योंकि जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों लिखना है? सारा कुछ मैंने लिख रखा है। आपका काम है जिस तरीके से मैं आपके लिए बार बार बोलता हूं ना, वैसे ही आपको बोलना है। बच्चे विश्वास रखना, 25 प्रश्न आए थे असिस्टेंट अकाउंटेंट के अंदर, और ध्यान रख लेना दोबारा से भी 25 नहीं आएंगे तो 20 तो आएंगे। 20 प्रश्न बहुत होते हैं, उसमें इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती। सबसे बड़ा खेल उसमें कंप्यूटर का ही होता है। बाकी का यही नहीं कि अभी हम ये पढ़ा रहे हैं, और भी सब्जेक्ट हम पढ़ा लेते हैं तो उसके बाद उसको भी पढ़ाएंगे। फिलहाल आप मोटिव है कि पहले कंप्यूटर का काम कराना, बाकी का हम रीजनिंग पढ़ाते हैं बच्चे, और एक कंप्यूटर, दोनों सब्जेक्ट हम अपने पढ़ाते हैं। आज बच्चे समझते हैं हम यहाँ पर कि रो बात करें तो अभी बताया था भैया रो क्या होती है? जितनी भी वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रो होती है, यानी इस तरीके की रो होती हैं। इस तरीके से कॉलम होते हैं। इन दोनों के इंटरसेक्ट पार्ट को क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। अभी रटवाया था ये वैल्यू, अभी रटवाई थी बेटा। 2003 में रो की संख्या कितनी होती है? 65,536। 2003 में कॉलम्स की संख्या कितनी होती है? 256। 2003 में सेल्स की संख्या कितनी होती है? 1,67,77,216। 1,67,77,216। क्लियर है? ये ऐसे आपको 2007 की याद करने बेटा। 10,48,576 आपकी रोज होती हैं, और कॉलम्स होते हैं बेटा 16,384। और बेटा यहीं पर बात करें तो ये होती है 17,17,68,69,69,184। 17,17,68,69,184। ये चीज आपको याद रखनी है। इन दोनों पॉइंटों के बारे में नहीं बताया था, अभी मैं बताता हूं आप इन दोनों पॉइंटों के बारे में कैसे करना है आपको। समझो यहां पर आप। कितना टाइम हो गया होगा एक बार चेक करना। दिखाता है? चलने दो, 5 मिनट बाद बंद करेंगे ना पूरा करके, क्योंकि वैसे इनइक्वालिटी तो करानी थी। चलो आज बच्चे इधर देखेंगे आप यहाँ पर एड्रेस ऑफ द लास्ट कॉलम्स। अभी एड्रेस के बारे में आपको कल बताएंगे, फॉर्मूला फंक्शंस के बारे में आपको कल बताएंगे। और यहां पर आप बस एक बात याद रख लीजिएगा बच्चे, अगर मैं देखूं यहां पर और कितना कुछ दिया हुआ है, इन दोनों के बारे में अभी हम बताते हैं, उसके बाद कल बताएंगे। अभी
ये लास्ट है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, केवल और केवल इन दोनों पॉइंटों के बारे में और समझ लीजिएगा। बच्चे मान लो आपके पास ये सीट है इस तरीके से, ये आपकी रो है 1 2 3 4 5 6, और ये आपके कॉलम्स हैं बच्चे, तो A B C D। तो बच्चे उसने ये जो दे रखा है IV, जब हम कॉलम्स देखेंगे तो बेटा A से रिप्रेजेंट होता है, B से, C से, D से, तो ऐसे करके कॉलम्स जा रहे होंगे आपके बहुत सारे। तो ऑब्वियसली बात है कि A से लेकर के पहले Z तक जाएगा। अब एक वर्कशीट के अंदर कॉलम्स तो सर आपने यहां 256 लिखा रखे हैं और यहां आपने 16,384 लिखा रखे हैं, तो उनका कोई ना कोई रोमन नेम तो होगा। फिर क्या होता है बेटा, डबल A से लेकर के स्टार्ट हो जाते हैं और फिर AZ तक जाएंगे। फिर बच्चे ट्रिपल A से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर आपका डबल A और Z करके जाएंगे। इस तरीके से आपके कॉलम्स बढ़ते रहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि 2003 में लास्ट कॉलम को क्या बोलते हैं, तो लास्ट कॉलम को बोलते हैं बेटा IB। क्या बोलते हैं? IB। और इसका बात करें तो ये 256वां कॉलम होता है। कौन सा 56वां कॉलम होता है बेटा? 256वां कॉलम होता है। तो अगर मैं पूछूं बेटा कि अगर 2003 का लास्ट कॉलम क्या है, IB, ऐसे याद करना IB। 2003 का लास्ट कॉलम क्या है? क्योंकि कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा? अल्फाबेट से। क्लियर है? रो को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? नंबर से। और जो एड्रेस बनता है वो हमेशा CR बनता है, यानी पहले कॉलम बाद में रो। क्लियर है? अब अगर हम पूछे बच्चे यहां पर कि 2003 में लास्ट कॉलम क्या है, तो IB। 2003 का लास्ट कॉलम क्या है? IB। 2003 का लास्ट कॉलम क्या है? IB। एड्रेस ऑफ द लास्ट कॉलम इन एक्सेल 2007, तो उसका होता है बेटा XFT। इसका होता है XFT। और इसकी अगर नंबर बात करें तो कौन सा लास्ट कॉलम होगा? 16,384वां नंबर होगा। कौन सा लास्ट कॉलम होगा? 16,384वां जो नंबर होगा उसको बोलोगे XFD। कई बार आपका प्रश्न यहां से पूछा गया। तो बच्चे मुझसे जितना हो सकता था मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर को लगा करके सारी चीज को देख करके वहां से नोट्स बनाए हमने आपको लिए। और एक्सेल हम आपको कल और परसों 2 या 3 क्लास में फिनिश कर देंगे। उसके बाद जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के अंदर, चाहे वो बैंक में एग्जाम के हों, चाहे वो आपके यूपीपीसीएल तो मुख्य है, आपको टेंशन ना लें। और जो यूपीपीसीएल का कंप्यूटर कर लेगा वो फिर किसी का भी कंप्यूटर कर लेगा, क्योंकि उसमें ही सबसे ज़्यादा हार्ड पूछा जाता है, बाकी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। क्योंकि असिस्टेंट अकाउंटेंट और अकाउंट ऑफिसर के लिए आपका O लेवल का कंप्यूटर पूछा जाता है, और बाकी जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का भी हुआ था उसमें CCC लेवल का पूछा जाता है। और डीपी वाले, दिल्ली पुलिस वाले, तुम तो कुछ मत करो, बस जितना रटा रहे हैं हमारे साथ साथ रटते रहो। पूरे 10 में 10 की गारंटी मेरी रहेगी आपकी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का। और अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जहां पर हम रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे। एक बार आप हमारे साथ उस वीडियो के अंदर भी जुड़े, ठीक है ना। और बच्चों हम आपको बता दें चैनल आपका क्रिएट हो गया है, और चैनल का नाम क्या है एक बार आप उसको समझिएगा। चैनल का नाम है बच्चे आपका FS करियर एकेडमी। इसी नाम से बेटा आपका YouTube है और इसी नाम से बेटा आपका टेलीग्राम है। आप सर्च कर लो, आपको वहीं पर मिल जाएगा। ये जो आज की PPT है वो आपको उसी पर मिल जाएगी, और आप घर पे अब नोट्स बनाइएगा बार बार याद कर करके, वरना एक्सेल जीवन भर किसी से पढ़ लेना, ये चीजें याद नहीं होती हैं। हमारे साथ साथ चलते चलोगे तो हमें भी याद और आपको भी याद। ठीक है, तो चलिए ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया, और आपको अगर लगता हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो शेयर जरूर करें, ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिले। ठीक है, धन्यवाद।